वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। हम आज बिलासपुर में हैं, बिलासपुर के साइंस कॉलेज में, और हमारे साथ यहाँ की गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं। तो आज का जो मॉर्निंग शो है इन छात्रों के साथ हम पूरा करेंगे, और थोड़ी सी जो जानकारियां हैं वो मैं आपको इस बातचीत को शुरू करने से पहले दे दूं कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में जो 20 विधानसभा सीटें हैं जिन पर 7 तारीख को यानी कल मतदान होना है, और वहां पर चुनाव प्रचार रुक गया है। लेकिन बिलासपुर वो इलाका है जो कि बाकी क्षेत्रों के साथ जहां पर 17 तारीख को मतदान होगा। और न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का यह साझा एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, और ये इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करने में हमारी आप मदद करें। इन छात्रों से हम आज जो बातचीत करेंगे उसका दायरा होगा जो उनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी चुनौतियां हैं, और उनकी जो राजनीति और सरकारों से उम्मीदें हैं वो क्या हैं, उसको हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं। तो बिलासपुर जो ज़िला है ये छत्तीसगढ़ के कुछ पुराने और बड़े शहरों में है, और यहाँ पर कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। वो जो 6 सीटें हैं मैं इन लोगों से पूछता हूँ वो कौन कौन सी सीटें। एक तो बिलासपुर की अपनी विधानसभा सीट है, इसके अलावा बाकी 5 विधानसभाएं कौन कौन सी हैं? बेलतरा है, तखतपुर है, मस्तूरी है, उसके बाद कोटा है, बिल्हा बिल्हा है। बिल्हा। तो ये 6 विधानसभाएं हैं जो कि यहाँ पर हैं। और छात्रों से जब मैं आपके पास आऊँगा, आपसे जब बात, तो आप अपने नाम के साथ हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी अपनी विधानसभा सीट कौन सी है, आप जहाँ पर वोटर हैं, और ताकि हम वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनके उनके जरिए उन मुद्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप अपना नाम बताएं, और आप से मेरा जो पहला सवाल है वो सबसे मेरा पहला सवाल होगा कि पिछले 5 साल जो सरकार रही उससे उसने किस तरह का काम किया, उसके कामकाज को आप कैसे देखते हैं, और अगली जो सरकार चुनेंगे उससे आपकी क्या उम्मीद है, उससे आप क्या चाह रहे हैं? सो हेलो, आई एम उत्सव चंद्रा। मैं जयजयपुर विधानसभा का वोटर हूँ। अभी तो कांग्रेस की सरकार 2018 से थी, 5 साल कंप्लीट किया है। एज ए यूथ तो हम यही चाहेंगे कि हमारे लिए इस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। हमारे जो एम्प्लॉयमेंट रेट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.08% था, तो हम यही चाहेंगे कि आगे हम जब कॉलेज वगैरह से पास आउट हो तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट की एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज़ हों। जी। तो आपने बताया जय जय नगर जो विधानसभा सीट है जयजयपुर, ये किस जिले में आती है? ये अभी शक्ति जिले में आती है। शक्ति जिले। ये उधर बिंद उस सोनभद्र के साइड में शक्ति नगर? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ये अकलतरा के बाद जंजगीर चांपा, उसके बाद शक्ति। शक्ति, अच्छा। तो मैंने पूछा कि ये 5 साल का जो कामकाज था उसमें आपको क्या चीज़ें, उसको कैसे आंकते हैं आप, किस तरह की सरकार रही है? देखिए, मैं तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ जो कि पूरा रूरल बेस्ड है, पूरे किसानों का क्षेत्र है। हम तो खुद किसान के पुत्र हैं। तो पिछली जो सरकार थी, मैं उससे स्टार्ट करता हूँ, रमन सिंह जी की। वो बोनस देते थे, और जो एमएसपी था हम लोग को मिलता है जो चावल पे, वो 1750 निर्धारित किए थे, और 300 बोनस देंगे बोले थे। तो वो बढ़ के हो रहा था 2050। भूपेश बघेल जी की सरकार ने वादा किया था, मतलब कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम 2500 देंगे और कर्जा माफ़ करेंगे करके। जी। उसके बाद वो सरकार आई, उसने 2500 दिया और कर्जा माफ़ किया। ठीक है। भूपेश बघेल सरकार के साथ एक प्रॉब्लम हुआ, वो जो भी पैसे दे रही है एमएसपी की, वो किश्तों में दे रही है। अभी ये 1 या 2 हफ्ता हुआ होगा, उसके पहले एक और किश्त आई है। अच्छा। वो हर पैसों को किश्त में दे रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किसान को पैसे किश्त में नहीं चाहिए, उसको पैसे एक मुश्त चाहिए, अच्छा। तुरंत उसका पेमेंट हो, क्योंकि उसको बाकी लोगों को भी पैसे देने रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम धान कटवाते हैं, हमको हार्वेस्टर वाले को पैसा देना है। उसके पहले अगर हम किसी से दवाई लिए, हमको दवाई के पैसे देने हैं। हमको अदर एक्सपेंसेस भी एक साथ चाहिए। अगर हमको किस्तों में पैसे मिल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं, मान लीजिए कि एक किस्त आ रही है हमारी 7,000 की। अब वो 7,000 में हमको हर चीज़, अपना घर भी चलाना है, अपना जो बचे हुए पैसे जो हम दूसरे को ओन कर रहे हैं उसको भी देना है। और अगर मान लीजिए और कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आती है, कोई भी इशू आती है, मैरिज हो गई किसी की, वो सब चीज़ को भी मैनेज करना। तो इस फ्रंट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है कि किस्तों में पैसे आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि 2 चीज़ें उन्होंने पूरी की कि एक तो उन्होंने एमएसपी बढ़ा दिया, दूसरा हाँ, किसान कर्ज माफ़ी कर्ज कर दी, माफ़ी लेकिन की थी। जो पैसा आ रहा है कष्ट, उसमें एक ये परेशानी, हाँ, इसको दूर करने की किस्त ज़रूरत में। है। ठीक।
आप बताएं, आप कौन से विधानसभा क्षेत्र से हैं और आपका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, उससे पहले का जो कार्यकाल रहा उस पर, और ख़ासकर मैं स्टूडेंट होने के नज़रिए से ये जानना चाहूँगा कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह की उम्मीदें रखते हैं कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजों में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि हम बाकी दुनिया के और तमाम जो बढ़िया, जो बहुत अच्छे माने जाने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनसे कॉम्पीट कर सके। उनसे कॉम्पीट करने में क्या आप लोगों को किस तरह की दिक्कतें फेस आती हैं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम आस्था मिश्रा है और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बेलतरा है। जहाँ तक देखा जाए अभी तक 5 साल का अगर कार्यकाल देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी 2018 से। मैं चाहूँगी कि यूथ के लिए हमारे यहाँ ज़्यादा काम हो, क्योंकि हम देखते हैं हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है बट स्मार्ट क्लासेस की कमी है। और सेंट्रल लाइब्रेरी भी है बट उसमें मैं चाहूँगी कि और ज़्यादा बुक्स ऐड होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बुक्स होती हैं जो हमें अवेलेबल नहीं होती हैं उस टाइम पे। और वॉशरूम्स की बात की जाए तो वॉशरूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, चाहे तो उनमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक बात। आपसे मैं, यही सवाल है मेरा आपसे। आप सबसे पहले आप बताएं कि जो सरकार है चल रही है या जो वादे किए हैं, आपसे मैं एक और चीज़ जोड़ दूं अगर, जी सर। तो थोड़ा सा इस बातचीत को हम आगे बढ़ा पाएंगे। कल मैं जब पहला रायपुर से हम लोगों ने मॉर्निंग शो किया था तो उसमें मैंने बताया था कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और बहुत सारे वादे किए थे। अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और वो घोषणा पत्र में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आज छपी हुई हैं, मैं पढ़ देता हूँ उनको थोड़ा सा। जो सबसे बड़ी घोषणा है वो ये है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी जो किसानों का वो कर्ज है उसको माफ़ करेगी। पिछली बार उन्होंने ये वादा पूरा किया था, इस बार भी उनको लगता है कि ये एक तरह का गेम चेंजर होने वाला है। और साथ में प्रति एकड़ जो धान की खरीद का मामला है, जो प्रति कुंटल उसका रेट है, वो भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये किया था, इन्होंने 3200 रुपये करने का ऐलान किया है। 17.5 लाख गरीब परिवारों को घर देने की बात कही है। स्वयं सहायता समूह, बहुत सारे महिला स्वयं सहायता समूह है ये पूरे राज्य में, उनके कर्ज माफ़ी की बात का वादा किया गया है। इसके अलावा तेंदूपत्ते की खरीद पर बोनस और उसकी जो खरीद की कीमत है उसको बढ़ाने की बात कही गई है। गैस सिलेंडर पर 500 रुपये की सब्सिडी, ये सारे वादे हैं। करीब करीब ऐसे ही मिलते जुलते, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे भारतीय जनता पार्टी के भी वादे हैं। इन वादों के नज़रिए से आप लोगों का, क्योंकि एक बहस ये चलती है और युवाओं में खासकर कि सरकारें बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ मुफ्त की चीज़ें देकर और उनका वोट खरीदना चाहती है, ये एक सही चीज़ है या आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, सरकार किसी और तरीके से लोगों को मजबूत करे, लोगों को सीधे सीधे नौकरियां दे, पढ़ा लिखा कर सक्षम करे ताकि लोग वो इन सब चीज़ों से के लिए खुद ही सक्षम हो जाए? किस तरह की आप लोगों की उम्मीद है, ये मेरा आप सबसे सवाल रहेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम उमा शंकर साहू है। जैसा कि सर ने बताया कि आपकी विधानसभा कौन सी है? अच्छा जी सर, मैं बेमेतरा ज़िले से हूँ और मेरा विधानसभा क्षेत्र बेमेतरा ही है। बेमित्रा। जी सर। तो सर, जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारी पार्टियाँ जो हैं वो अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं और जनता को लुभाने का प्रयास करती हैं। तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं है, लेकिन जब चुनावी पार्टियाँ जब अपना चुनाव जीत जाती हैं तो उन वादों को पूरा भी करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से है। और जहाँ तक मेरे विधानसभा की बात है बेमेतरा की, तो वहाँ मुख्य समस्या मीठे पानी की है, क्योंकि वहाँ मीठे पानी के अभाव में लोगों का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा है। और उसके अलावा यातायात की बात करें तो वहाँ सड़कें तो अच्छी हैं, लेकिन जब से बेमेतरा 2012 से ज़िला बना है वहाँ रेलवे लाइन बिछाने की बात हो रही है, लेकिन किसी भी पार्टी जब विधायक चुने जाते हैं तो अभी तक वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए हैं। और इसके अलावा बेमेतरा कृषि आधारित क्षेत्र है, तो वहाँ कृषि आधारित कोई भी उद्योग धंधे नहीं है, जैसे गन्ना फैक्ट्री वगैरह। तो मेरी यही आशा है कि इस बार किसी नए उम्मीदवार को मौका देकर वहाँ इन आकांक्षाओं को पूरा कर पाएँ, ऐसा मेरी आशा है। ठीक बात है। जी। आप लोगों के पास माइक लगा हुआ है तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। आप जो अपनी विधानसभा के नाम बताएं, वहाँ की अगर कोई स्पेसिफिक इशू समस्या है वो बताएं, और साथ में ये जो सरकारें या दोनों पार्टियों ने एक बार एक पूरा
होड़ मची हुई है कि हम क्या से कितना ज़्यादा क्या मुफ्त दे सकते हैं, छूट दे सकते, कोई बिजली मुफ्त देने की बात कर रहा है 200 यूनिट, कोई गैस सिलेंडर की कीमत कम करने की बात। लेकिन ये आप लोगों को लगता है कि राजनीतिक पार्टियां थोड़ा सा इस मामले में दो मुहापन या वो दर्शाती हैं, दोहरा रवैया अपनाती हैं? क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ के मैनिफेस्टो में 500 रुपये गैस सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल से आप ही लोगों की सरकारों में लोगों को 1100 रुपये का सिलेंडर लेने की नौबत क्यों थी? तो ये सारी चीज़ों पर आप लोग तय करते हैं अपना वोट, अपना मन की भाई सरकारें जो कहती हैं उनका जो अब तक का कामकाज रहा है और आज का जो वादा, उसमें हम पहले तुलना करेंगे तब जाके तय करें? बताएं। हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा रजक और मेरा विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर ही है। जहां तक अगर हम बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां की बेसिक प्रॉब्लम है पानी का, और रोड्स अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, रोड्स बिल्कुल डेवलप नहीं है। और जैसा कि सर आपका क्वेश्चन था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मुफ्त में ये दे रही हैं और इतना पॉलिटिकल वादा कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है। एज़ यूथ मैं बात करूँगी कि आप एजुकेशन दीजिए, आप हेल्थ फैसिलिटी दीजिए, आप एम्प्लॉयमेंट लाइए यहाँ पे, ताकि वो यूथ को उन सब चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जब तक लोग लिटरेट नहीं होंगे, लोगों के पास नॉलेज नहीं होगा, तो वो कैसे उन सब चीज़ों को एक्वायर कर पाएंगे। और अगर मैं इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर उस पार्टी को वोट दे भी दूँ और बाद में वो काम ना करे, तो वो मेरे लिए क्या बोलते हैं नुकसानदायक होगा। इसलिए मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो है उसको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए, रोड कनेक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। ये सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं है छत्तीसगढ़ में। इतना रिसोर्स रिच कंट्री स्टेट होने के बावजूद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो वो बहुत कम है। ये सब चीज़ें अगर गवर्नमेंट इंक्लूड करे, अपार्ट फ्रॉम कि वो किसानों पे ही फोकस करने के छोड़ के, तो छत्तीसगढ़ एक अच्छा स्टेट बन के उभर सकता है। ये बड़ी दिलचस्प चीज़ आपने कही। इस पर मैं आप लोग खुल के एक बार सारे लोगों की का एक राउंड में पहला शुरू कर लो, इसके बाद आप सारे लोग एक दूसरे में को इंटरजेक्ट कर सकते हैं कि ये जो मुद्दा है, जैसे इन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं लगता उन्हें कि सरकारें इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मुफ्त दें। उस पर मैं बहुत सारे लोगों बाकी लोगों की भी राय जानना चाहूँगा, वो क्या सोचते हैं। लेकिन इंडस्ट्री की बात कही गई, और ख़ासकर छत्तीसगढ़ जिस तरह का स्टेट है, मिनरल रिच स्टेट है, उसमें इंडस्ट्री यहाँ पर होने के बहुत नेचुरल संभावनाएँ हैं। दुर्ग और भिलाई का जो इलाका है, दो शहर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हब हैं भी यहाँ पर पहले से। इसके बावजूद जैसा आप बता रहे थे मुझे कि 75% के आसपास आबादी फिर भी किसानी पर, खेती पर, वो तो किसानी यहाँ का, खेती यहाँ का मुख्य वो है। फिर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है वो पीछे छूट गया है। आप अपनी बात रखें, क्यों ऐसा आपको लगता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़े पैमाने पर होना चाहिए? और उसमें अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो उसमें क्या छत्तीसगढ़ के लोगों की स्थिति बदलती दिखती है इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से? हमने ये देखा है बहुत सारे मामलों में कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो वो बाहर का, कहीं का बड़ा एक बिजनेसमैन, बड़ा व्यापारी विदेश से या देश के किसी दूसरे हिस्से से आता है और उन रिसोर्सेज पे एक तरह से उसका कब्जा हो जाता है और फिर वो उसको अपने धंधे के लिए इस्तेमाल करता है। लोकल लोगों तक उसकी रीच पहुंचती, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पहलू ये भी, उस नज़रिए से मैं आप लोगों की राय जानना चाहूँ। हेलो एवरीवन, मैं पुष्पांजलि देशमुख हूँ। मेरा विधानसभा दुर्ग है। बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं भी एक फार्मर बैकग्राउंड से हूँ। अगर सर ने बोला है कि जो भी मैनिफेस्टो दोनों भी पार्टी या फिर अदर पार्टीज़ ने भी निकाली है, तो मुझे वो पब्लिक के प्रॉब्लम से ज़्यादा उन दोनों के कॉम्पिटिशन्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट ये दे रही है तो दूसरी गवर्नमेंट ये दे रही है, तो हमको भी ये देना चाहिए। तो रैदर देन आप किसी चीज़ के मुद्दे को उठाकर आप ये नहीं कर सकते कि हमको किस प्रॉब्लम से रिलेटेड ज़्यादा वोट्स मिलेंगे। और यही बात अगर मैं करूं एज अ यूथ, मैं भी जैसे सर ने कहा कि बहुत सी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर खुल सकते हैं क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत से अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं दुर्ग से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड स्ट्रक्चर सही है, लेकिन जैसे भिलाई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर जैसे लोकल लोगों को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बाहर के लोगों के हैं। मैं नहीं कहती कि बाहर के लोग हैं तो वो गलत है। जैसे बिहार से, यूपी से, एमपी से, यहाँ से लोग हैं, वो लोग ज़्यादा भिलाई बीएसपी में वर्क कर रहे हैं, लेकिन वही हमारे खुद के गांव के से देखे जाए तो उसमें से भी एक इंसान है जिसको वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली बीएसपी में काम करने की। तो ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप खोल भी रहे हो, यही अब देखा जाए तो कोरबा, भिलाई, बिलासपुर, यही 2 ही 3 जगह में है। अगर आप निकाल भी रहे हो तो यहाँ के लोकल लोगों को ये अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए।
ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपने भी उठाया कि स्थानीय लोग उसमें कितना अकोमोडेट होते हैं, उनको कितना। आप दोनों लोग अपनी बात पहले रखें, अपनी विधानसभा का नाम बताएं और ये जो पूरी स्थिति है इस पर आपकी क्या राय है? मेरा नाम वैभव पांडे है और मैं बिलासपुर ज़िले के मस्तूरी विधानसभा का हूं और मैं 2023 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाला हूं। तो हम सभी को पता ही है कि 2018 से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार ने कई सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम किया। जैसे हेल्थ सेक्टर्स में अपन देखें तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उसकी संख्या काफ़ी बड़ी है और हम देख सकते हैं कि अब गाँव में और शहरों में, मोहल्लों में जो हेल्थ बसेस हैं, मेडिकल बसेस, वो आ रही हैं। वहाँ डॉक्टर्स हैं, फ्री में वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और यहाँ तक कि मेडिसिन भी फ्री में देके जा रहे हैं। एजुकेशन में अगर अपन देखें तो बहुत सारे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स बहुत सारे खुले हैं, जिससे जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग उस स्तर की शिक्षा का स्तर भी काफ़ी उठा है। और अभी हम अपने बिलासपुर की बात करें तो जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी और सिम्स है, तो सभी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अच्छा नई बिल्डिंग्स बन रही हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सुधर रहा है। लेकिन साथ में ही देखें तो जैसे एम्प्लॉयमेंट है, तो अभी जो छत्तीसगढ़ का युवा है वो जो बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हैं और उनके जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे नाखुश है और बहुत विवाद में चर्चित रही हैं जो वैकेंसी आई हैं वो। और जैसे अभी बात हो रही थी कि धान खरीदी, पीडीएस, कर्ज माफ़ी, तो कांग्रेस पॉलिसीज़ तो अच्छी ला रही है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो जिसको चाहिए उसको नहीं मिल पा रहा है। अगर हम कहीं राशन शॉप्स में जाएं राशन लेने के लिए तो बड़ी हैरानी होती है देख करके कि लोग इनोवा में और स्विफ्ट में 1 रुपये किलो का राशन लेने आ रहे हैं। मिल रहा है, ये आवास योजना मिल रही है, तो जो गरीब है, जिसके पास घर नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसका घर नहीं बन पा रहा है और जिसका पहले से एक स्टोरी है उसका दूसरा स्टोरी के लिए पैसा अलॉट हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का और जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसीज़ का, उसमें लूप होल्स देखने को मिल रही हैं हमको। आप बताएं। मेरा नाम तन्मय कश्यप है और मैं बिलासपुर विधानसभा से हूँ। यहाँ पे पिछले 5 साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, चाकूबाजी, गुंडागर्दी तो आम बात हो गया है। यहाँ नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में आम बात हो गया है। जैसे हम खुर्सी पार्क देख सकते हैं, भिलाई का एक लड़का गदर मूवी देख के आ रहा था और वो हिंदुस्तान का नारा लगाया, उसका मर्डर हो गया और जिसने मर्डर किया है उसे विधायक का संरक्षण प्राप्त है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस रेट में, क्राइम रेट में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जब से कांग्रेस आई है क्राइम रेट इतने तेज़ी से बढ़ रहा है और बिलासपुर में तो कॉमन हो गया है। रात को आप 10 बजे के बाद निकल नहीं सकते, निकल रहे हो तो चाकू लेके निकलो, बेहतर है खुद सेल्फ डिफेंस करने के लिए। आप लोग बताइए, यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, ये बताएं कि जो सुरक्षा के नज़रिए से, क्राइम के नज़रिए से क्या स्थिति है पूरे छत्तीसगढ़ में? सुरक्षा के नज़रिए से देखे जाए तो वुमेन के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है छत्तीसगढ़। चेन स्नैचिंग के मामले बहुत सारे सामने आते हैं, हमारे एरिया में भी होता है, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो इन सब चीज़ों के कारण मतलब वुमेन को भी परेशानी होती है, वो लोग बाहर निकलने में डरते हैं, वो लोग खुलकर कहीं जा नहीं पाते हैं और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस पर कुछ करती है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि रात में हमें कहीं जाना है तो अब हम ये सोच कर नहीं जा सकते कि हम बाहर जाएंगे तो वापस जिंदा आएंगे कि नहीं। ये इतना चाकूबाजी ज़्यादा वाली, यहाँ पर क्राइम है जी छत्तीसगढ़ में? बहुत ज़्यादा। हाँ सर, सेंट्रल जेल के सामने देख सकते हैं, मतलब कोई अपराधी निकल रहा है उसका ऐसा स्वागत कर रहे हैं जैसे जी भारत रत्न मिल गया उसको, इस टाइप का उसका स्वागत किया जा रहा है। चाकूबाजी बहुत बड़ी, चाकूबाजी बढ़ गया है। आप लोग उनके पास माइक है। आपने जो बात कही वहाँ से मैं आप सब लोग आपस में एक दूसरे की राय उसमें लेना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि छत्तीसगढ़ या फिर बहुत सारे जिस तरह के देश में अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति को देखें, उनका एजुकेशन के स्तर को देखें, तो सबसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हर आदमी उतना उस स्तर तक पढ़ लिख जाएगा और फिर कोई नौकरी ढूंढ लेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। तो एक वेलफेयर स्टेट होता है। वेलफेयर स्टेट का मामला का अर्थ ये है कि सरकार उन लोगों को सक्षम करे, बनाए, मजबूत करे इस तरह से कि वो अपनी ज़रूरत की बेसिक बहुत सारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, और वो है उसके ज़रिए एक तरीका ये है कि सरकारें बहुत सारी चीज़ें इस तरह से देती हैं। इन्होंने कहा कि ये इसके खिलाफ है या ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कई बार ये राजनीति में भी ये बहस उठती रहती है कि भाई रेवड़ियाँ बांट रही है कोई सरकार, लेकिन अब देखें तो हर पार्टी वही करे। आप लोगों की क्या राय, वेलफेयरिज्म किस स्तर तक होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए? तो वेलफेयर स्टेट जैसे आपने बताया रेवड़ी के ऊपर, अब इस रेवड़ी के 2 आस्पेक्ट हैं। एक आस्पेक्ट तो सबसे पहले 2 आस्पेक्ट है ना इसमें जो मैं बता रहा हूँ। एक आस्पेक्ट ये है जो सरकार डायरेक्टली देती है, जैसे कि मान लीजिए महिलाओं को बीजेपी ने वादा किया है 12,000 देंगे साल का, ये एक आस्पेक्ट हुआ। दूसरा आस्पेक्ट है सब्सिडाइज्ड रेट में जो चीज़ें देते हैं,
जैसे कि मान लीजिए यहाँ स्मार्ट कार्ड सुविधा चल रही थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की, वो भी एक तरीके की रेवड़ी ही है, 5 लाख तक फ्री इलाज, ठीक है, ये भी एक तरीके की रेवड़ी। 2 आस्पेक्ट, एजुकेशन सब्सिडाइज रेट पे, अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, आप बीए करेंगे दिल्ली वगैरह यहाँ वहाँ, तो उसका रेट मान लीजिए 5 लाख 6 लाख है साल का। वो चीज़ यहाँ मान लीजिए सरकार यहाँ का रेट 6,000 7,000 है, तो वो भी एक तरीके से हम सब्सिडाइज रेट में ही हमें मिल रहा है। एक तरीके से छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही रिच स्टेट है नहीं, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, यहाँ कुछ ही लोग हैं जो ज़्यादा रिच हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या कोई भी हो गए। तो छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट के लिए तो फ्री बीज कहें या कुछ भी कहें, उसकी अभी तो लोगों को बहुत ज़रूरत है। 70% फार्मर्स हैं, 36.45 लाख फैमिलीज़ जो हैं, नीति आयोग के इंडिकेटर बताते हैं कि 36.45 लाख फैमिलीज़ हैं जो फार्मर फैमिलीज़ हैं। उनको हम क्या करें, मान लीजिए कि हमारी 21,000 की आ रही है, आपने कहा गैस सिलेंडर, मान लीजिए हम 1200 का गैस सिलेंडर भरवाते हैं, अब ये किस्त 2-3 महीने के लिए आ गई, हमको गैस सिलेंडर तो हर महीने लगेगा, हम कहाँ से पैसा का जुगाड़ करें? हमको एजुकेशन के लिए भी चाहिए, अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई उसके लिए भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं सरकार की वेलफेयर स्कीम तो हमको चाहिए ही छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में। बाकी लोग, हाँ सर जैसे उत्सव ने भी बताया कि वेलफेयर स्कीम्स हमको चाहिए, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा सर जो स्कीम है उसका फ़ायदा मिल किसको रहा है। जैसे पिछले बार जब कर्ज माफ़ी हुई थी सर, उसके बाद दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल आया था कि कर्ज माफ़ी के बाद जो कार्स हैं उसकी सेल बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि जो गरीब थे उनकी तो 1 लाख 1.5 लाख 50,000 ऐसा कर्ज माफ़ी हुआ था सर, और जो बड़े किसान हैं उनका 5 लाख 6 लाख उन लोग का कर्ज माफ़ हुआ। उसके बाद उन्होंने सीधा i20 और स्विफ्ट निकाली है सर। सर ये सारी जो वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं ये एज मीन्स यूज़ होनी चाहिए हमको एंड गोल तक पहुंचाने के लिए। हमको इसको ही एंड गोल नहीं समझना चाहिए कि यही हमारा एंड गोल है। अगर हमको कोई वेलफेयर पॉलिसीज़ मिल रही हैं तो उसको हम यूज़ करके हम एक स्टेट को एक डेवलप्ड स्टेट बना सकते हैं, लोगों को डेवलप कर सकते हैं। पर सिर्फ हम जो ये पॉलिसीज़ हैं उनको मीन्स ही बना दे, एंड बना दे, तो वो चीज़ गलत है कि हम उसके बेसिस पे ही पॉलिटिक्स करें। मेरे विचार से सर जो वेलफेयर स्कीम्स जो पार्टियां निकालती हैं और उनको चुनाव के 1 साल पहले ना निकाल कर जो उनके कार्यकाल है 5 साल में उनमें पूरा करना चाहिए। जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने वादा कर रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे छत्तीसगढ़ में, तो सर जब उनको इतनी ज़रूरत थी जातिगत जनगणना करवाने की तो अपने कार्यकाल में करा देती सर। उसको अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए उनको तैयार करने की ज़रूरत क्या थी जब। तो मेरा यही मानना है सर कि अगर पार्टियों को राज्य के हित में कार्य करना है तो अपने कार्यकाल में करना चाहिए। दो चीज़ें मैं आप लोगों से जोड़ना चाहूँगा यहाँ पर और उस पर। एक तो इन्होंने एजुकेशन के फीस की के कास्ट की बात की है कि कैसे क्या अंतर है एक दिल्ली में या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और एक जो सरकारी है, कहीं 6,000। यहाँ पर एजुकेशन जैसे आप लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है तो आई एम श्योर कि वहाँ पर बहुत सारी सब्सिडीज़ और रिजनेबल उसमें ही शिक्षा उपलब्ध हो रही होगी, लेकिन इसके बाद भी सब तक वो पहुँच नहीं है क्योंकि सारे लोग शायद वहाँ क्वालिफाई नहीं कर पाएँ। तो जो रह जाते हैं बाकी लोगों के लिए भी उसमें क्या स्थिति है, कितना महंगा है, कितना मतलब उच्च शिक्षा जो है हायर एजुकेशन तक लोगों की पहुंच कितनी आसान है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में? आप लोग अपने आसपास के लोगों को और जो लोगों को देखते हैं उसमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि शिक्षा को हर घर तक, हर बच्चे तक पहुँचे। जैसे आत्मानंद स्कूल खोल दिए, मतलब ये एक डेवलपमेंट मॉडल है अच्छा, और आत्मानंद कॉलेज खोल रहे हैं, लेकिन इसके साथ भी घोटाला हो रहा है। आत्मानंद स्कूल की भर्तियों में घोटाला और स्टूडेंट भर्तियों में जिसका जितना लिंक है उसका पहले एडमिशन होगा, और उसके टीचर्स में भी वैसी घोटाला हो रहा है, पैसा लेके मतलब टीचर्स बनाया जा रहा है। इसमें मतलब घोटालों से भरा छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ की भर्तियाँ देख सकते हैं सर, यहाँ की भर्तियाँ ऐसा हो रही है कि बिना हाई कोर्ट पहुँचे कोई भर्तियाँ होती नहीं यहाँ। पिछले 5 साल में हम देख सकते हैं एसआई भर्ती 2018 से रुकी हुई है, अभी तक फिर रुक गई। पीएससी 18 अभी स्टे लगा है, मतलब वही बिना हाई कोर्ट पहुँचे यहाँ भर्तियाँ कंप्लीट हो ही नहीं रही। तो ये एक समस्या है जो हर राज्य में हम देख रहे हैं हो रही है कि जहाँ पर भर्तियाँ और जो एग्ज़ाम है कंपटीशन के वो सब पेपर लीक हो जाना, भर्तियों में गड़बड़ी धांधली पाया जाना और फिर कोर्ट कचहरी में फंस जाना और उसका डिले हो जाना, ये एक कॉमन प्रॉब्लम सारे स्टेट में हो गई और छत्तीसगढ़ भी उससे लोग नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं देख रहा था, छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की दर है युवाओं की वो सबसे कम है। आप लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? सर अगर मैं बोलूँ तो वो ऑन पेपर है, ऑन रिपोर्ट है। अगर आप ग्राउंड लेवल देखें तो वैसा नहीं है कुछ।
जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो यहाँ पे भी नहीं है। कुछ लोगों के पास ही एम्प्लॉयमेंट है और अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जैसे तन्मय ने बात किया, तो वो उनको कोर्ट पहुँचना पड़ रहा है कि हमको ये हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हमको ये एम्प्लॉयमेंट दीजिए। और इतना सारा घोटाला अगर आप देखें, पीएससी घोटाला है जहाँ पे चेयरमैन के बच्चे जो मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों को वो सीट वैकेंसीज दे रहे हैं। और अगर आप बिलासपुर में रह के बात करें तो बिलासपुर एक हब है सीजीपीएससी के लिए, और इतने सारे बच्चे उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना टाइम दे रहे हैं, सारा चीज़ दे रहे हैं, और उसके बाद हम जब देख रहे हैं कि मिनिस्टर्स के बच्चे वो कर रहे हैं तो हमारी मेहनत कहीं ना कहीं वो ज़ाया जा रही है। सर, अगर एम्प्लॉयमेंट की बात ही कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट, जैसे दीदी ने कहा कि ऑन रजिस्टर है, रजिस्टर नहीं दिखाई देती है, बाकी प्रैक्टिकलिटी में ये नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग हैं या फिर यूथ है वो गवर्नमेंट जॉब से हटके, क्योंकि उनको नहीं मिल रहा है, जैसे कि इन्होंने धांधली की बात की, तो उन लोग को खुद अब जीने के लिए सहारा तो चाहिए, रोटी कपड़ा मकान को चाहिए। तो यहाँ के लोग अपनी जो निजी संपत्ति है, जैसे खेती किसानी में बस के यूथ, पढ़े लिखे युवा खेती किसानी करना पड़ रहा है उन लोग को, ताकि उनका घर चलाना पड़ सके। तो इस बेसिस में उन लोग को एम्प्लॉयमेंट का दर्जा दिया जा रहा है। सर, ठीक बात है। तो ये एक मोटी मोटा चीज़ है कि एजुकेशन से रिलेटेड जो स्थिति है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस समय आपने कहा कि बहुत ज़्यादा कोर्ट कचहरी में चली जाती हैं चीज़ें और नहीं होता। एक भ्रष्टाचार उसमें का एंगल दिखा है। भ्रष्टाचार इस समय एक कॉमन, इस समय एक बातचीत चल रही बहुत ज़्यादा, और मुख्यमंत्री के ऊपर भी भ्रष्टाचार का एक आरोप लगाया, हालांकि वो एक ऐसे जरिए एक सोर्स से आया जिसकी अभी विश्वसनीयता उतनी नहीं है, फिर भी कहा जा रहा है। ईडी ने एक वो प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि मुख्यमंत्री ने सीधे 508 करोड़ रुपए किसी से लिए। महादेव ऐप, गैम्बलिंग, ये जो ऐप है, ये इस तरह की जो चीज़ है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल छत्तीसगढ़ में ही काम कर रहा होगा, ये तो पैन इंडिया, पैन अलग अलग देशों में भी ये ऐप लोग डाउनलोड करके इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर भी यहाँ पर ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा और महादेव ऐप का जो छत्तीसगढ़ से कनेक्शन, आप लोगों को लगता है कि ये इतना बड़ा चुनावी मुद्दा है और वास्तव में इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार और जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं उनका इस किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नज़र आता है? सर, इन्वॉल्वमेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब पाटन विधानसभा जो भिलाई से लगा हुआ है, वहाँ से महादेव ऐप का शुरुआत होता है और हमारे मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि वहाँ महादेव ऐप चल रहा है। तो ये कोइंसिडेंस तो ऐसा नहीं हो सकता कि जिस ज़िले से उनके प्रत्याशी है देवेंद्र यादव, उनके खास माने जाते हैं, उस ज़िले से महादेव ऐप का संचालन किया जा रहा है, तो ये कह नहीं सकते कि उनको पता ना हो और ऐसा चल रहा है। आप लोग कह रहे हैं इस पे भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के लिए? लग रहा है यहाँ पर इस चुनाव में कोई अहमियत देखिए, है? भ्रष्टाचार दो पहलू से जोड़ सकते हैं। एक तो ये जो घूस वाला आप बात की, देखिए हर कोई पार्टी जो है करप्शन में इन्वॉल्व रहती है। करप्शन करेंगे नहीं तो उनकी पार्टी के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? हर कोई पार्टी इन्वॉल्व रहती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू, प्रैक्टिकल बात है इन्होंने जो राजनेता जहाँ से सोचते हैं कि बिना ब्लैक मनी के, बिना किसी अननोन सोर्स के फंड के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और दूसरा सोर्स जो है अच्छा, कितने लोग इससे सहमत हैं कि इस तरह की स्थिति ठीक है चुनाव में कि अननोन सोर्सेस से फंड इस तरह से इस्तेमाल हो? आप सब लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, तो एक प्रैक्टिकलिटी भी ये सारी चीज़ें आती हैं कि भाई चुनाव जो दिखता है, जो बात कही जाती है, आदर्शवादिता एक चीज़ है और उसकी जो व्यावहारिकता है वो एकदम अलग होती है। वहाँ पर बहुत सारा पैसा, बहुत सारे और अलग अलग तरीके, बहुत सारे हथकंडे इस्तेमाल होते हैं चुनाव जीतने के लिए, वो ज़्यादा काम। तो आप लोगों को क्या राय? इन्होंने तो अपनी राय एक छोटी मोटा दे दी। हाँ सर, मेरी राय ये है कि सर, यह लोकतांत्रिक देश है सर। तो सर, जैसे कि एक याचिका दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो केंद्र की ओर से जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं आर वेंकट रमणी, उन्होंने कहा था कि जो चुनावी बॉन्ड है वो कहाँ से प्राप्त होता है पार्टी को, इसकी जानकारी लेने का अधिकार जनता को नहीं है। तो सर, मेरे हिसाब से सर, इसी वजह से सर भ्रष्टाचार और बढ़ रहा है कि जनता को ही पता नहीं है कि चुनावी पार्टी को जो फंड मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। तो मेरे विचार से सर, ये जो जानकारी है वो जनता को तक भी पहुँचनी चाहिए कि जो एक पार्टी है वो चुनाव जीतने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रही है। इन्होंने बहुत ज़रूरी बात कही है। इस समय बातचीत चल रही है सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई हुई, उसका फैसला भी सुरक्षित रखा है अभी कोर्ट ने, फैसला जब आ गया। लेकिन ये तर्क जो सरकार का है कि जनता को चुनाव में जो फंड आ रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के ज़रिए, उसका सोर्स जानने का हक नहीं है, क्योंकि हम किसी की एनोनिमिटी और किसी के की गोपनीयता को बनाए रखना चाह रहे हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि उसके अगले दिन एक खबर आती है और हमें सब पता चलता है कि विपक्ष के बहुत सारे नेता आरोप लगाते हैं कि उनके मोबाइल में किसी तरह की बगिंग
की जा रही है, जासूसी की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ सरकार दूसरों की जो प्राइवेसी या गोपनीयता है उसमें हस्तक्षेप भी कर रही है कुछ तरीकों से, ऐसा मतलब आरोप है जो इसके कोई अभी प्रमाण नहीं है। दूसरी तरफ ये सरकार का तर्क है कि वो कुछ लोगों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड में लोगों को जानकारी। आप लोगों को लगता है किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में जहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया बहुत आज़ाद और उस तरह से हो, उसमें पैसे का सोर्स गोपनीय होना चाहिए, लोगों को, उस देश के नागरिकों को पता नहीं रहना चाहिए? सरकार के इस तर्क से आप लोग सहमत हैं? पता होना चाहिए सर। जैसे इतने सारे घोटाले होते हैं, 2100 करोड़ का शराब घोटाला हो या फिर 600 करोड़ का ये नान घोटाला हो सर, तो इसमें पता ही नहीं चलता सर कि पैसा जा कहाँ रहा है। अगर बताया जाएगा कि जितना फंड्स आ रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ से आ रहे हैं, तो हम लोग एक बार अनुमान लगा पाएंगे सर कि आखिर ये जो 2100 करोड़ और 600 करोड़ और अभी सर 175 करोड़ इसके लिए अलॉट हुआ था गोधन न्याय योजना के लिए। आज आप अगर घूमने जाएंगे सर तो गोठान तो दिखेगा, लेकिन ना वहाँ गाय दिखेगा, ना वहाँ गोबर दिखेगा, ना वहाँ खाद दिखेगा सर। केवल क्या है, तो बोर्ड लगा हुआ है कि गोठान। तो ऐसा है कि वो सब पैसा जा कहाँ रहा है वो हम लोग को पता चलना चाहिए सर, हमारा ही पैसा है। बाकी लोग और इंडिया जैसे डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी को फॉलो कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हमको ये बहुत मिलना ज़रूरी है कि हम ये जान पाएँ कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग कहाँ से हो रहा है। ठीक बात। आप कुछ जोड़ना चाह रही थी? जब सरकार के पास इतना पैसा आ रहा है, इतनी सारी स्कीमें बन रही हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है ये जानने का हमको हक है। तो ये इन्फॉर्मेशन हम तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए कि ये जो पैसा जा रहा है ये कहाँ जा रहा है और इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। ठीक बात। आप सर मेरे हिसाब से सर जो भ्रष्टाचार है सर वो चुनावी बॉन्ड के कारण ही ज़्यादातर और बढ़ रहा है। जैसा कि आपने सर स्कैम 1992 का नाम सुना होगा, जिसमें हर्षद मेहता इन्वॉल्व थे। तो उसमें एक नाम आता है उस समय के प्रधानमंत्री का, जिसके साथ उनका बॉन्डिंग रहता है, जो उनको चुनाव के लिए फंड देते हैं। तो इससे सर स्कैम को और बढ़ावा मिलता है सर, क्योंकि इस कारण प्रधानमंत्री भी उनका सपोर्ट करते हैं और उनको किसी भी जो चुनावी मतलब और जो भी अपना जेल वगैरह से उसे बचा लेते हैं सर। तो इससे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो मेरे हिसाब से वो चुनावी बॉन्ड को पूरा पारदर्शिता रहना चाहिए। ठीक बात। आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं, ट्रांसपेरेंसी रहनी ही चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में। हमको भी तो पता चले जो भी पार्टी हमारे देश पे रूल कर रही है उनके पास पैसा कितना आ रहा है। जैसे बीजेपी के पास 5271 करोड़ आया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, कांग्रेस के पास 900 समथिंग करोड़ आए। तो हमको भी पता होना चाहिए ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पैसे आखिरकार आ कहाँ से रहे हैं और फिर इनका पार्टी इलेक्शन में इस्तेमाल कर रही है। तो ये सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए कि पैसे आ कहाँ से रहे हैं। कहीं वो हमारा ही टैक्स का दिया हुआ पैसा तो नहीं है जो पार्टीज़ अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक बात है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और चुनावी ट्रांसपेरेंसी, चुनाव के प्रक्रियाओं में जो चुनाव सुधार रिफॉर्म की बात कही जाती है उसका बहुत बड़ा पहलू है। सबको इंतज़ार है कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पे क्या फ़ैसला करती है। मैं एक अगले इशू पर आता हूं और उस पर आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों में जो हम देख पाए हैं छत्तीसगढ़ में, तो 2-3 लोगों की बड़ी चर्चा है और वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ कैंपेन कर रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा हैं, इसके अलावा मोदी जी और अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो इन लोगों की बातचीत में जो हुआ, जैसे हिमंता बिश्व शर्मा का हमने कैंपेन कवर किया देखा, तो वहाँ पर उनकी बात अकबर से शुरू होकर और औरंगजेब और बाबर तक जाती है और वो फिर कहते हैं कि मैं अकबर से लड़ूंगा, बाबर से लड़ूंगा। कम्युनल अंडरटोन भी नहीं कहें, ओवरटोन, ऊपर से सीधे सीधे वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान की, किस तरह से असम में उन्होंने मुसलमानों की आबादी को बढ़ने से रोका, ये सारे दावे करते हैं। और किस तरह से यहाँ पर अकबर का कॉन्टेक्स्ट वो लाते हैं, वो कवर्धा से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं एक मोहम्मद अकबर, उनको निशाना बनाते हुए, और फिर वो कहते हैं कि वो इनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे। बहुत छोटी जनसंख्या यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ की कुल पॉपुलेशन में 3 से 4% जो कि जिसमें सारी माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें क्रिश्चियन हैं और मुसलमान हैं। इसके बावजूद यहाँ पर ये जो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय कहे जाते हैं, ये नेता योगी आदित्यनाथ हुए या ये तमाम लोग, ये लोग यहाँ पर हिंदुत्व और उस तरह की, हिंदुत्व का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पर है
और कम्युनलिज्म आप लोगों के लिए क्या मायने रखता है? जिस तरह से हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से पूरे चुनाव को देखने की कोशिश की जा रही है, जो भी बोलना चाहे आप लोग में से फ्री है बोलने के लिए सबसे पहले। हाँ बोलिए। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ में कम्युनल वायलेंस हुए, कवर्धा में हुए, फिर बेमेतरा में एक हिंदू लड़का 2 मुसलमान लड़के मारे गए। मतलब उसके पहले तो कम्युनल वायलेंस था नहीं, इसी सरकार में आया कम्युनल वायलेंस। और देख सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम करके देश को तोड़ा जा रहा है। अब मतलब पहले तो रिलीजियस आइडेंटिटी था, अब कास्ट सेंसस में आके देश को तोड़ रहे हैं। कास्ट सेंसस का बात कर रहे हैं कि इक्वालिटी लाने के लिए कौन लोग शामिल, आप लोग क्या लगता है कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जो इस तरह से हिंदू मुसलमान की कम्युनल पॉलिटिक्स को, या फिर दंगे वहाँ पर लोकल वहाँ पर जो बेमित्रा में हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे? सर पॉलिटिशियन ही है सर। जैसे हम हेमंता विश्वकर्मा आए थे, वो अकबर के बारे में बोल के गए। ऐसे में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी उनको किस नज़रिए से देखेगी? उनके चक्कर में आपस में जो भाईचारा छत्तीसगढ़ में आज तक बना आ रहा है वो भड़क रहा है सर। और मेन पॉलिटिशियन ही है सर, पॉलिटिकल पार्टी गलत प्रमोट कर रही है। इसमें भाजपा कांग्रेस दोनों का ही मिला जुला साजिश बोल सकते हो सर, कि आपस में लड़वा के अपना वोट बैंक बनाने का। और कास्ट सेंसस के जरिए हम देख सकते हैं कि इक्वलिटी लाने का बात कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन इक्वलिटी सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेस पे देख रही है। थर्ड जेंडर का कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक मेयर भी रह चुकी है रायगढ़ की, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से थी। उन लोगों के लिए कोई स्कीम वेलफेयर स्कीम लाया नहीं जा रहा है। मतलब सिर्फ इक्वलिटी वोट बैंक के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। बाकी लोगों को सर देख सकते हैं हम लोग कि जो नेशनल लेवल पे ही वातावरण है उसको ऐसा बनाया जा रहा है। आप लोगों को किस तरह के, इस तरह के, जैसे कुछ लोगों की जो जिनका नाम लिया गया, इनकी बड़ी छवि बनाई जाती है, ऐसे नेता पसंद है कि आप लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए कि बुलडोजर चले कहीं पे और कहीं गोली, कोई अपराध हो तो सीधे बुलडोजर या गोली पैरों में मारी जा रही है, बिना कानूनी प्रक्रिया के, ये सारी चीज़ें भी होती है, तो बड़ा लोगों को लगता है कि बड़ा अच्छा हो रहा है, न्याय हो रहा है, ऐसा इस तरह के नेताओं की इच्छा आप लोग भी रखते हैं? सर जैसा कि ऐसे नेता जो भी, मान लीजिए ऐसा कोई भी नेता जो कम्युनल हेट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, या जो बिना कोर्ट के ऑर्डर के कुछ भी चीज़, कोई भी एक्शन ले रहे हैं, ऐसे नेता हमारे देश को नहीं चाहिए। हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सरकार, कोई भी सरकार हो, वही चाह रही है कि जितने भी यूथ हैं वो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे से हट के रिलीजियस मुद्दों पे आ जाएं। जो भाईचारा इनके बीच बना हुआ है ये टूटे, कहीं ना कहीं हमको वोट बैंक में फ़ायदा हो। जैसे कि आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा जी आ रहे हैं, इनके यहाँ आके कम्युनल हेट्रेड को थोड़ा, मतलब ये कह सकते हैं कि डिसमेंटल करना चाहते हैं कि मतलब किसी तरीके से कम्युनल हेट्रेड ग्रो हो। इसका कारण है भूपेश बघेल जी जब 2018 में सरकार में आए तो उन्होंने रामगमन पथ बनाया यहाँ, और इनको छत्तीसगढ़ को राम जी का ननिहाल घर भी जाना जाता है, उनकी मम्मी यहीं की थी। तो और उसके बाद जैसे कि तन्मय ने बताया गोधन न्याय योजना के बारे में, तो भूपेश बघेल जी ने गाय को भी ले लिया, राम को भी ले लिया, तो बीजेपी से जो उनका मेन मुद्दा है उसको छीन लिया गया है। इसलिए यहाँ पर कम्युनल वायलेंस को, मतलब कम्युनल हेट्रेड को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बाकी लोग सर मेरे विचार से सर इतना भी कम कम्युनल वायलेंस नहीं है। मतलब यहाँ कम्युनल वायलेंस एक बहुत बड़ा इशू है। बस्तर के क्षेत्र में, जो बस्तर संभाग है, वहाँ कोंडागांव और नारायणपुर ज़िले में सिर्फ 3 महीने 2022 अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सिर्फ 3 महीने में सर 100 से अधिक हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। और अभी ईसाइयों के खिलाफ, यह सर ईसाइयों के खिलाफ ही। और 2 जनवरी 2023 में चर्च में आदिवासियों ने हमला भी कर दिया था, पूरा तोड़ फोड़ किए थे। तो कहीं ना कहीं सर कम्युनल वायलेंस और धर्मांतरण की जो कोशिशें हैं उनके खिलाफ आदिवासी बहुत ज़ोर शोर से हंगामा कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और ज़मीनी स्तर पर जाके इसकी पड़ताल भी करनी चाहिए कि क्या सच में मिशनरियाँ आदिवासियों को बहला फुसला कर धर्मांतरण की कोशिश कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक बात। आप सर जैसा कि आपने कहा कि जो नेता दबंग होता है या फिर अपने आप को दिखावे की कोशिश करता है कि ये कर देगा वो कर देगा, ऐसा नेता, जैसे तो भैया ने कहा, हमको भी नहीं चाहिए सर। हमको चाहिए कि वो ऐसा हमारा नेता हो या फिर हमारा हेड हो जो आपस में लोगों के साथ घुले मिले। जैसे कि छत्तीसगढ़ में अभी बहुत से ऐसे रीजनल गेम्स है, जैसे त्यौहार है, हरेली गेड़ी का जो रस्म है वो निभाया जाता है। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ें हैं जो
पब्लिक जो है लोकल स्टेज में वो जो नेता जी हैं उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक स्पिरिचुअल या फिर बोला जाए कि कल्चरली बॉन्ड उनका बन जाए, ना कि हम दंगे करवा रहे हैं या फिर ये एक्शंस ले रहे हैं बड़े बड़े। आप आपस में घुल मिल के रहिए, जो पब्लिक है वो खुद अपने पर्सनल प्रॉब्लम है उसको आपसे खुद शेयर करेगी, आपसे डिस्कस करेगी, ना कि आपसे आप डरेगी। बेमित्रा की बात करते हैं, आप वहीं से हैं। बेमित्रा में जो घटना हुई उसके बारे में बताइए थोड़ा, क्या हुआ था? सर उस टाइम पे मैं वहाँ था नहीं, मतलब कुछ जानकारी जो पेपर के माध्यम से मिली है वही पता है सर कि वहाँ 2 कम्युनिटी के लोगों में बहुत हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिसमें एक भुवनेश्वर साहू करके एक लड़का है, उसका मर्डर भी हुआ है। और उसी के सर चुनावी मुद्दा बनाकर कोई पार्टी है जो उनके पिताजी ईश्वर साहू को टिकट दे रही है इस चुनावी साल में। अच्छा, कौन सी पार्टी है आपको नहीं पता है? मेरे हिसाब से सर भाजपा या निर्दलीय होना चाहिए, भाजपा ही है सर, जो इसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ठीक बात। तो ये हाँ, उसमें ये भी हुआ है, उसमें एक राजनीति ये भी हुआ है कि जो एक भुवनेश्वर साहू हो गया, 2 मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के थे, लेकिन भुवनेश्वर साहू को ही मुआवजा मिला, जो मुआवजा, और उसके घर के एक किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिली और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नहीं मिला। इसका पीछे रीज़न ये भी है कि साहू कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है छत्तीसगढ़ में, तो साहू वोट को लेने के लिए भूपेश बघेल गवर्नमेंट ये टैक्टिक्स अपनाई। तो आपकी मतलब इनकी बात से ये सामने लग रहा है कि दोनों पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, दोनों किसी न किसी तरह की एक कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ किसी तरह का एसोसिएशन ऐसे भी नहीं रखती, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट उनको नहीं देगा। और कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है कि उनके साथ अगर कुछ हो भी जाए तो वो जाएंगे कहाँ, उनके साथ खड़े नहीं होते दिखना चाहती है। तो ये एक कम्युनलिज्म की स्थिति है यहाँ पर। लेकिन फिर भी ओवरऑल छत्तीसगढ़ इतना ज़्यादा कम्युनल स्टेट नहीं है। मैं ये अगर कहना चाहूँ तो आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब इस तरह की स्थिति, क्योंकि उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी शायद नहीं कि उस तरह के कॉन्फ्लिक्ट हों सर, लेकिन ऐसा ही राजनीति चलता रहा तो छत्तीसगढ़ भी कुछ समय बाद आप लोगों को लगता है कि कम्युनल उसमें वायलेंस बढ़ जाएगा? यस सर, कम्युनल वायलेंस के कारण राजनेता लोग नहीं आ रहे, राजनेताओं के कारण कम्युनल वायलेंस जो है वो उभर के आ रही है सर, नहीं तो पहले तो ऐसा नहीं था। जैसे कि उमाशंकर ने रिलीजियस कन्वर्जन का मुद्दा उठाया, जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में चल रहा है, पर्टिकुलरली सदर्न छत्तीसगढ़ में, बस्तर वाले एरिया में। उसका एक रीज़न ये भी है, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, अब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज तक हमारी सरकार वहाँ तक पहुँच नहीं पाई। जब हम हिंदू कम्युनिटीज़ जो हैं वो ट्राइबल्स को अपने कम्युनिटी में इंक्लूड कर लेती हैं, लेकिन जब कास्ट का बात आता है तो उनको अलग कर दिया जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो। अगर कोई कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो, वहाँ पहुँच रही है, उनको बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जो सरकार नहीं कर पाई 75 साल में। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अगर सरकार वहाँ पर नहीं पहुँच पाई तो उस काम को अगर कोई दूसरी कम्युनिटी कर रही है तो उनको ये लग रहा है कि ये कम्युनिटी अच्छा काम कर रही है, हम क्यों ना इसी रिलीजन में कन्वर्ट कर लें। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस कन्वर्जन का राइट देता है, बस फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। अगर इंसान विलफुल कंप्लायंस कर रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक बात। तो ये हमारे साथ गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के छात्र थे। ऐसा लगता है कि एक टाइम पे कोई एक विचारधारा बहुत ताकतवर होगी, किसी राजनीति में बहुत असर रख रही होगी, लेकिन इन छात्रों से बातचीत करने के बाद आप ज़रूर एक मैसेज, एक संदेश मिलता है कि स्थितियां उतनी भी ख़राब नहीं है और उम्मीद बहुत ज़्यादा है। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक छात्र के रूप में आप लोगों की, या एक छत्तीसगढ़ के नागरिक के रूप में आने वाली सरकार से आप लोग क्या चाहेंगे? वो पहला काम कि ये हमारी जो सरकार बने, छात्रों के लिए या हमारे नागरिकों के लिए, हमारे लिए, हमारे तमाम बाकी जो लोग हैं उनके लिए ये पहला काम करना चाहिए उसको सरकार में आते हैं। मुझे तो लगता है जैसे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा भी किया है कि फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, इनको फॉरेन कंपनीज़ को छत्तीसगढ़ में बुलाया जाए। देखिए, जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ में था, जब 2000 में बाइफरकेट हुआ, अभी वहाँ अमेज़ॉन की कंपनीज आ रही, बड़ी बड़ी MNCs आ रही इंदौर, भोपाल में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई, रायपुर में ही स्पेसिफिकली देखें, छत्तीसगढ़ में कोई बड़ी कंपनीज नहीं आ रही है। तो कोई बड़ी बड़ी MNCs आएँ तो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जाने की कोशिश करेंगे, और उस पर रिजर्वेशन भी दिया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि छत्तीसगढ़ के लोग ही उस MNC में या जो भी कंपनीज है उसमें काम करें, ताकि यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वरना जैसे छत्तीसगढ़ के लोगों को उसमें भरी कर दिया जाए, उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए रिजर्वेशन किया जाए। क्योंकि जैसे कि उसने बोला कि क्या बोलते हैं, बाहर जैसे कि मान लीजिए SECL है, भिलाई स्टील प्लांट है, बाहर के लोग आके रह रहे हैं,
बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, उसमें हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, आने वाले टाइम में छत्तीसगढ़ के जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और वो ठीक बात। फार्मिंग सेक्टर में चले जाएंगे और फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फिर गिरता हुआ दिखाई देगा। आप मैं चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर काम किया जाए। जो भी सरकार आएगी, हमें इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी की सरकार आती है या कांग्रेस की, जो भी सरकार आएगी उससे सबका कल्याण होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाए तो चाकूबाजी वाली जो बात है, रेप के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इन सब पर रोक लगनी चाहिए और कड़ी इन पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब सर एज अ स्टूडेंट मैं चाहता हूँ कि सर मतलब पहले से यहाँ के कॉलेजेस में जो फ़ीस है बहुत कम है सर, 1400 से 1500 के आसपास है सालाना, जो कि हमारे जीजीओ से भी बहुत कम है। तो फीस कम के अलावा वहाँ शिक्षा की स्थिति भी सुधारनी चाहिए सर। 75 अटेंडेंस जरूरी करना चाहिए, टीचर्स को रेगुलर क्लास लेने के लिए फोर्स करना चाहिए प्रशासन को। और इसके अलावा जो पीएससी और व्यापम की जो परीक्षाएं हैं सर, उसमें सर उनको एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा माफ़ नहीं करना चाहिए सर मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे सर राज्य की जो राजस्व है उसका घाटा होता है। क्योंकि सर बहुत सारे लोग फॉर्म भर देते हैं और फिर परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दिलाने भी नहीं जाते हैं, जिससे उसके खर्चा है जो बहुत सारा सर। मेरा मतलब ये है सर कि मिनिमम फीस होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। सर मैं गवर्नमेंट से ये चाहूँगी कि जो गवर्नमेंट इतना फोकस धान पे कर रही है, धान को प्रमोट कर रही है, वही फोकस वो धान से शिफ्ट करके मिलेट पे प्रमोट करे। हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो मिलेट प्रोड्यूस करते थे, तेंदू, चार, चिरौंजी, कोदो, ये सब उनका प्रमुख था, जहाँ पे ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं होता था और वो लोग अपना बेसिक सर्वाइवल कर लेते थे। पर जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है वो धान को प्रमोट कर रही है और ऐसे लोग चीज़ों को प्रमोट कर रही है जो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करता है, चावल, गन्ना, ये सब चीज़ों का जितना एमएसपी गवर्नमेंट इन पे दे रही है, तो जो लोग मिलेट्स प्रोड्यूस करते थे वो इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। और अगर अभी प्रेजेंट पे देखें तो छत्तीसगढ़ में पानी की कोई कमी नहीं है, पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें पानी की कमी भी यहाँ पे धीरे धीरे देखने को मिलेगी। इसलिए गवर्नमेंट को मिलेट्स प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ के लिए और एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैं जानती हूँ कि छत्तीसगढ़ में फार्मर्स भी हैं, यूथ है जो पढ़े लिखे हैं, और वैसे ही हार्ड वर्कर्स भी हैं जो मज़दूर किसान वर्ग हैं, मज़दूर लोग हैं। तो यहाँ पर हर बैकग्राउंड के लोग हैं। और अच्छा, हमारा भाग्य ऐसा है कि यहाँ पर कम्युनलिज्म उतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है जिसके कारण बेमतलब के दंगे हो। तो मैं चाहूँगी कि जो मुद्दे, जैसे दीदी ने कहा कि सिर्फ किसानों पर ही नहीं, बाकी जो चीज़ें हैं उस पर भी उठनी चाहिए। और यही रहे कि अभी इन्होंने घोषणा पत्र तो जारी किया है, लेकिन महिला सुरक्षा से रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, पॉल्यूशन से चीज़ें रिलेटेड नहीं है। बहुत से क्रॉप, जैसे मिलेट की बात हुई तो मिलेट का इफेक्ट पॉल्यूशन या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण उसमें पड़ता है। तो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उनको वोट बैंक से रिलेटेड घोषणा पत्र जारी नहीं करना चाहिए, बल्कि आप पब्लिक से डायरेक्ट बात करके उनके प्रॉब्लम्स को जाने, फिर पब्लिक आपके पास खुद आएगी। तो मैं ऐसा चाहूँ। सर मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी पॉलिसीज आ रही हैं वो केवल पेपर पे ना होके हमको हमारे आसपास दिखें। शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडीएस और गोठान, ये सब जितनी भी नीतियां हैं सर, जैसे शिक्षा में हमको ये तो पता है कि 950 नए आत्मानंद खुलने वाले हैं, इतने कॉलेजेस खुलने वाले हैं सर, लेकिन जब आप वहाँ पे जाके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखेंगे तो बहुत निराशा होगी सर। तो जो भी नीतियाँ आ रही हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो सर। सर जैसे पूजा और पुष्पांजलि ने कहा कि मिलेट, कोदो, कुटकी का प्रमोट सरकार नहीं कर रही है, शायद उनको जानकारी नहीं है। छत्तीसगढ़ ही एक पहले राज्य है जो कोदो कुटकी के लिए एमएसपी दे रहा है। सर एमएसपी दे रहा है, पर ये है कि गवर्नमेंट उसको उतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है। अभी आप घोषणा पत्र भी देखें तो उसमें धान का ही ज़्यादा प्रमोशन है। इसीलिए मिलेट्स के नई प्रमोशन है, गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडी, 3000 सब्सिडी दे रही है, पर उतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो रहा है, इसलिए लोग उस पर शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं। और सर जैसे केंद्र छत्तीसगढ़ को इथेनॉल प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए परमिशन जब से भूपेश बघेल सरकार आई है तब से मांग रही है, बट केंद्र दे ही नहीं रहा है। तो आपने इथेनॉल की बात की, मैं अल्कोहल की बात कर लेता हूँ, क्योंकि अल्कोहल बैन का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर था। जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए, अल्कोहल बैन को लेकर आप लोग क्या राय है? सर कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार में उसके पहले शराबबंदी का वादा किया था, मतलब उनके ही एक्साइज मिनिस्टर ने बोल दिया है कि ये वादा था लेकिन हम इसको निभाएंगे नहीं। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के साथ प्रॉब्लम ये, एक 2019 में सर्वे किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से, उसमें बताया गया कि 35% से ऊपर छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन अल्कोहल कंज्यूम करती है और नेशनल एवरेज है 14%, मतलब मोर देन 2%, 2 टाइम्स नेशनल एवरेज से 2 टाइम्स से भी ज़्यादा है। फिर सर शराब से होता है ये, और लेडीज़ के फीमेल लीकर कंजम्पशन में भी हम 3rd नंबर पे थे। अच्छा।
तो अगर अपन वैसे देखिए, अगर लीकर कंजम्पशन पे देखें तो वो देखिए फैमिली के मॉनिटरी प्लान्स पे भी हैम्पर कर रहा है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात, अगर कोई लीकर बैन होना कंज्यूम करके, यस सर बैन होना चाहिए, बट सरकार को एक इफेक्टिव पॉलिसी लानी चाहिए जिससे उसका ब्लैक मार्केटिंग ना हो। उसमें एक बड़ी दिक्कत है कि जैसे इस तरह के जो छोटे राज्य हैं, उनके रेवेन्यू के जो सोर्स होते हैं वो बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें से आधे से ज़्यादा हिस्सा रेवेन्यू का यहीं से आता है। तब आप लोग कैसे वो स्टेट्स को सर्वाइव करना, आगे बढ़ना, बहुत सारी योजनाओं को लेकर चलना, रेवेन्यू का इतना बड़ा सोर्स अगर कट ऑफ हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आप एक लाइन के जल्दी उसके लिए हम कमेंट कोई और अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब बंद नहीं होगी तो काफ़ी समस्या आ जाएगी, तो काफ़ी आप तरह भी की चाहते हैं कि परेशानी। बैन हो। जी। अब जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की सवाल है सर, मेरे मुताबिक मुझे कोई भरोसा नहीं है सर कि कांग्रेस पार्टी शराबबंदी करेगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री होना जो चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, लेकिन इन पर भरोसा नहीं, क्योंकि प्रेम साठ टेकाम शिक्षा मंत्री हैं, वो शराब बनाने का तरीका सिखा रहे हैं लोगों को। और जो बताइए। आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं कांग्रेस पार्टी सर शराबबंदी होनी चाहिए। होनी चाहिए सर। सर वादा तो किया था कांग्रेस ने बंद करेंगे, लेकिन अभी के घोषणा पत्र में ना कांग्रेस ने ये हाँ बोला है, ना बीजेपी ने बोला है। मतलब दोनों को पता है कि शराबबंदी नहीं करना है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हो। सर ना तो शराबबंदी संभव है और ना मुझे लगता है कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर शराबबंदी कर देंगे सर तो कहाँ से धान का प्रति क्विंटल 3100 और 3200 रुपये दे पाएंगे किसानों को। इन्होंने ये वही रेवेन्यू के नज़रिए से इस चीज़ को यहाँ से कमा कर वहाँ पर देना है, जो एक रास्ता होता है उसका। क्या मुझे लगा कि आप ये कहने जा रहे हैं कि नहीं, सैद्धांतिक रूप से शराब पर बंदी नहीं होनी चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए एक आज़ाद लोकतंत्र में कि जब मन करे थोड़ा बहुत अब सब लोग पी लें। आप बताइए सर शराबबंदी कर देंगे तो जैसे बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, कैसे भी बना के बेच दे रहे हैं यूरिया ये मिक्स बड़ी करके। प्रैक्टिकल समस्या बिहार में, उसकी वजह से जहरीली शराब का धंधा शुरू हो जाता है, लोगों की जाने जाती हैं। ये मतलब कोई एक इसका बहुत सिंगल एक लाइन का फार्मूला नहीं हो सकता, बहुत लेयर्ड और बहुत इसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च और तमाम इसके विकल्प खोजने की ज़रूरत होगी। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ये छात्र हमारे साथ थे आज, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, और बहुत सारी बातों से इन्होंने अपनी जो ज़रूरतें, अपने जो मुद्दे थे उससे नवाजा है, हमको बताया, जानकारियाँ दी हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का यह मॉर्निंग शो, अनदर इलेक्शन शो का कारवां आगे भी जारी रहेगा। सब देख लिया, अब ये देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स और शोज़ आप तक द न्यूज़ मिनट और न्यूज़ लॉन्ड्री के साझा चुनावी कवरेज के एनएल सेना प्रोजेक्ट के तहत आप तक पहुंच रही है। हमारे इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जल्दी से जल्दी मदद करें, ताकि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट्स और तमाम शोज़, चुनाव से जुड़ी तमाम मुद्दे और सरगर्मियां आप तक पहुंचा सकें। न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट करें, द न्यूज़ मिनट को सपोर्ट करें, हमारे इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को मदद करें। धन्यवाद। News Laundry and The News Minute will be hitting ground zero together, where our team of reporters and producers will bring you authentic and nuanced election coverage. So contribute now. Log on to newslaundry.com/election fund and help us make election coverage great again. Because we are stronger together.